बैठे बैठे झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती। रेखा मांझी भाई देखो, वो बेटी ये कुबड़ी से बेटी आगे देखो। हाँ वो बेटी वो देखो। क्या हो रहा है उसको? रेखा उसको क्या? ऐसे विकलांग है, विकलांग घर में झाड़ू पोछा भी करती है, बर्तन भी मांजती है। आज का हमारा प्रोग्राम है, आज घरों में जो झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन करती घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक दिवस हम मनाते। वो उसका नींव सिस्टर जान देवस ने बॉम्बे में रखा था, बॉम्बे में चालू किया था ये घर का। तो 16 जून से उन्होंने ये काम चालू किया था, तो उसी उपलक्ष्य में हम 16 जून घरेलू कामकाजी महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम मनाते। पूरे 17 राज्यों में ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं और कम से कम 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं इस हमारे संगठन मूवमेंट में जुड़ी हुई। क्या उद्देश्य क्या है इसका? अपना हमारे इस घरेलू कामकाजी महिलाओं जो घरों में काम करती है वो असंगठित महिला है और उनके साथ में कई प्रकार की हादसा होते, वो उनको सही मजदूरी एक तो नहीं देते हैं, उनके पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते, कभी बदनाम हो जाती है, कभी कुछ परिवार में भी इनको न सम्मान मिलता है, न दूसरे के घरों में जाती है वहाँ भी उनको मान सम्मान नहीं मिलता। तो उनकी राइट्स के लिए, उनके हक के लिए हम ये मूवमेंट चलाते। कोई एक स्टोरी कोई निकल के आई अपनी? यहाँ ऐसे एक परिवार, आशा नाम की एक महिला है, उसका हस्बैंड बहुत दारू पीता था। तो उसकी सास ने कहा कि बहू तू है ना, मेरा बेटा तो दारू पीकर तेरे को रोज़ मारता कूटता है, तू तेरे बेटे को मेरे पोते को लेकर तू यहाँ से चली जा, घर से निकल जा, और घरों में तू झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन का कुछ काम करेगी तो तेरा भी भला, बेटे का भी भला, मेरा बेटा तो सुधरने वाला है ही नहीं। तो ऐसा करते करते वो क्या करती है, अभी 7 घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती है, महीने 15,000 कमाती है। तो इसी प्रकार भी जो महिला मेहनत करती है उस मेहनत का फल उनको मिलता है। आज जो BA MA किया है, 12वीं पास है, इंजीनियरिंग किया, लेकिन वो महिला आज क्या 8-10 हज़ार प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर मांगती है। लेकिन वो महिला जो आशा नाम की है, सुभाष नगर में काम करती है, आज वो महीने का 15,000 उसका कमाने का टारगेट है और 10,000 वो बैंक में अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इकट्ठा करती है और 5,000 घर का किराया, राशन पानी, खर्चा पानी के लिए वो 5,000 बचाती। इस प्रकार वो 15,000 कमा लेती। पर आजकल की महिलाएं और भी 2-4 घरों में अच्छा डिमांड करने लगी है, सब प्रकार का कार्य सीख गई है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूज़ करते हैं, जैसा प्रेस है, ओवन है, वॉशिंग मशीन है, उस प्रकार सारा प्रकार का काम वो जानती है। तो ऐसी महिलाओं को एक घर में ही काम मिले तो कम से कम 10,000 उसको मिल जाए। अभी 2-4 काम वाली बाई को रखने से अच्छा एक महिला ही वो पूरा काम करे तो कम से कम 10,000 वो कमा सकती है और अपना घर का, बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर सकती है। सारी क्या बोलते हैं इसको, ICSE से नहीं, फूड एंड क्राफ्ट एक संस्था है जो गवर्नमेंट चलाती है, होटल मैनेजमेंट एंड फूड एंड क्राफ्ट। वहाँ महिलाओं को फ्री ट्रेनिंग देते हैं लोग। आने वाले समय में हमारे क्या क्या मुद्दे हैं और क्या महिलाओं को हम देना चाहते हैं? आने वाले समय में हमारा एक मुद्दा है कि महिलाओं को एक तरह से इनको स्किल डेवलपमेंट महिलाओं को सिखाए कि सब तरह का आइटम वो काम में ले सके और एक ही घर में उनको काम मिले। तो एक घर में काम मिलने से क्या वो उसका समय की बचत हो जाएगी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रह जाएगा, उनको अच्छी आमदनी मिलेगी। वो एक हमारा ये मुद्दा है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से उनको सब तरह का आइटम उनको सिखाया जाए। हम सीख लेगी तो एक ही घर में वो काम करेगी। एक घर में काम करने से उसको बहुत सारा फ़ायदा मिल जाता है। क्योंकि मैं बर्तन मांजने जाएगी तो अलग अलग पाउडर यूज़ करते हैं, तो इनके हाथ की हालत, इनकी उंगलियों, उनका पैर जो सर्फ में कपड़ा धोती है उसी हिसाब से उनके काफ़ी इनके हाथ पैरों में होता है, लेकिन वो बोलती नहीं है। के लिए लोग जो लेडीज़ पर्यटक बाहर से आते हैं ना, टूरिस्ट, तो वो लेडीज़ टूरिस्ट भी आजकल वो बोलते हैं लेडीज़ ड्राइवर हो, लेडीज़ होटलों में भी लेडीज़ सर्वेंट हो, मैनेजमेंट का करने वाला। तो इसके हिसाब से भी हम महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग हम अधिक से अधिक महिलाओं को दें, ताकि वो जो पढ़ी लिखी महिला है तो ऐसी महिला वो ट्रेनिंग लेगी स्किल डेवलपमेंट है तो वो अपना भविष्य और आगे सुधार सकती है। और आजकल हर परिवार में एक डोमेस्टिक वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है। हर परिवार में मांगते हैं क्योंकि बड़े बड़े घर है ऊपर नीचे, तो साफ़ सफाई के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, तो ऐसी घरों की बाई का डिमांड ज़्यादा है। पर इनके हक के लिए और गवर्नमेंट की ओर से जो क्या क्या स्कीम चलती है उसके उनको जागरूकता देना है हमारा, वो एक मुख्य उद्देश्य है कि तुम संगठित हो और अपनी मांग को आगे रखो, तो तुम्हारी बात को सरकार सुनेगी और इस प्रकार तुम्हारे साथ में
तुम्हारा जो मिनिमम वेज है वो सही हो जाएगा। बीच में काम करके मैं इनके बीच में जो काम करती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जो अपनी मैं एक आदमी नहीं कमा सकता है उतना वो महिला अपना घर का बच्चों की भविष्य के लिए वो जो दूसरों के घरों में जाती है और मेहनत करती है और अपना घर संवारती है, दूसरों का घर संवारती है। एक बहुत बड़ी सेवा भी है कि दो घर को वो संवारती है, संभालती है, सेवा देती है। तो उनकी भूमिका आज के ज़माने में बहुत बड़ी है। मैं ये मानती हूँ कि देखो खुद का घर का संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, इसके अलावा भी वो दूसरों के घर में जाती है, इतने प्रेम से सेवा देती है। चलो एक या दो ऐसी महिला निकल जाती है कि कुछ चोरी चंपट इसमें आ जाती है, वो भी इनकी मजबूरी से, गरीबी के कारण कभी वो हाथ का हिसाब कर लेती है। गरीबी सबसे बड़ी दुश्मन है। गरीबी के कारण ये महिलाओं की ऐसा काम करना पड़ता है। लेकिन आजकल की महिला जो है समझ गई है कि भले गरीबी है लेकिन ईमानदारी से वो काम करती है और अपना और बच्चों का भविष्य संवारना मांगती है। साथ में अभी 7 मेरा स्टाफ है, 7 का स्टाफ है। और अभी हमारे साथ में कम से कम 4000 महिला मेरे साथ जुड़ी हुई है। पेंशन आती है और कुछ क्या करते हो आप? क्या करते हो? घरेलू काम करते हो। और ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये चल फिर भी नहीं सकते। आपका मकान खुद का है? कहाँ है? कच्ची बस्ती में है? किस जगह? चित्तौड़ में? चित्तौड़ में कहाँ रहते हैं? प्रताप नगर रहते हैं। अच्छा, तेजा जी के चौक में रहते हैं। तो ये सेती किधर पड़ता है? आपके उधर ही पड़ता है? वो आगे पड़ता है। सेती आगे पड़ता है। उदयपुर रोड। अच्छा, खोलो। पढ़ने लिखने तो बिल्कुल आता ही नहीं, बोल ही नहीं सकती। बोल ये 25 साल खाना भी खिलाना 26 पड़ता है। की। नाम क्या है इनका? है कविता। कविता। आपका? सुना। क्या जाति क्या है? धोबी। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, 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 क्यों गाँव गाँव चलना पड़े रे, क्यों गाँव गाँव चलना पड़े रे। दीपिका जा।
वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। का अगर 30 मिनट और ज़्यादा काम करते हैं तो 757 का आधा जो है 378 रुपया, तो 757 प्लस 378 आपका वेतन हुआ। अगर इससे कम कोई वेतन देता है तो आप श्रम विभाग में आकर के इसकी शिकायत कर सकते हो, लिखित आवेदन दे सकते हो। वहाँ पर इंस्पेक्टर थे, उसके जो आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अनुसार वो फिर कार्रवाई करेंगे। ऐसे कैसे यदि कोई श्रमिक कोई जो महिला है पूरे दिन काम करती है तो वो 8 घंटे ही काम कर सकती है, 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकती है। 8 घंटे से अगर ज़्यादा काम करती है तो उसको ओवर टाइम माना जाएगा। और 8 घंटे का पूरा जो महीने का वेतन है 26 दिन का उसका क्या होती है। जो 10 दिन काम करती है कहीं दूसरी जगह अच्छा काम मिल जाता है, 10 दिन जो काम करा वो छोड़ देती है और मकान मालिक वेतन नहीं देता है, तो वो 10 दिन का वेतन ले, क्योंकि वो अधिकारी होती है उसको पर डे के अनुसार उसको वेतन मिलेगा। 757 के हिसाब से एक दिन का वेतन 29 रुपया होता है, तो 10 दिन वो मानव काम करी तो उसका है ना 290 रुपया उसका वेतन बनता है। इसके अलावा कितनों के हस्बैंड ऐसे हैं जो कि मिस्त्री का काम करते हैं, निर्माण श्रमिक का काम करते हैं। हाथ खड़ा करिए। कौशल योजना, छात्रवृत्ति योजना होती है, इसमें आप लोगों के बच्चे 6th क्लास से लेकर के जब तक वो पढ़ेंगे तब तक छात्रवृत्ति का प्रावधान है। जैसे लड़की 6th क्लास में है तो उसको 8,000 रुपये 9,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे ऐसे लड़के पढ़ते पढ़ते जो 9th क्लास में आती है तो राशि भी बढ़ती जाती है 10,000 रुपये। यहाँ पर सम्मानित कार्यकर्ता और सम्मानित महिलाएं, आज आप सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय जो घरेलू कामगार दिवस है उस पर आज कुछ समझने आए, कुछ जानने आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो घरेलू कामगार जी महिला श्रमिक यूनियन है की ओर से हो रहा है और अधिकतर वही महिलाएं इसमें हैं। और मैं ये समझता हूँ कि घरेलू कामगार जो होते हैं उसमें आमतौर पर महिला ही काम करती है, कुछ पुरुष काम करते हैं लेकिन वो बहुत छोटी उम्र के लड़के होते हैं। बाकी ये समझ लो कि महिला ही सारा काम एक तरह से करती है। जैसा कि बहन विजय लक्ष्मी जी ने बताया आपको भी कि कई तरह के कानून है कि 1 घंटा काम करोगे तो आपको इतना पेमेंट देंगे, 2 घंटा करेंगे तो इतना देंगे, 4 घंटा करेंगे तो इतना देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जो महिलाएं हमारे यहाँ पर उपस्थित है जो जितने घंटे काम करती है, अगर जो राजस्थान सरकार का जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है उसमें जो घोषणा कर रखी है वो पेमेंट भी हमारी ये महिलाएं बैठी है उनको नहीं मिलता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कितने घंटे काम करती है। आपसे पूछो, एक जगह कोई नहीं बता दे कितने घंटे काम करती हैं आप। 2 घंटे। कितना पेमेंट मिलता है? 1500 महीने के 1500 महीने के हैं। तो वो छुट्टी उसमें नहीं होती है, छुट्टी के पैसे काटते। तो ये इसका मतलब वो कानून में जो लिखा हुआ है उससे भी आपको कम पेमेंट मिल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि 100 में से 90 जो हमारी महिलाएं हैं जो घरों में काम करती है उनको
कम वेतन मिल रहा है, जबकि न्यूनतम वेतन अधिनियम का यह मतलब नहीं कि उनको वो वेतन दिया जाए। वो तो बहुत ही केवल सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर एक सम्मानजनक जिंदगी जीनी हो तो मैं ये समझता हूँ कि 20-25 हज़ार रुपये से कम का काम एक दिन में महिलाएं नहीं करती है। और हमारे यहाँ पर जो महिलाएं बैठी है, अभी मैंने 4 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें यह पढ़ा था कि इस दुनिया में जितना श्रम महिलाएं करती है वो 57% श्रम महिलाएं करती है। यानी जितना श्रम एक दिन में हो रहा है इस धरती पे, उसमें 57% महिलाएं श्रम कर रही है, मजदूरी कर रही है, मेहनत कर रही है। काम ऐसा है कभी छोड़ा उसने, सब घर का काम करना हो तो दूसरे आती क्या आपके? सभी को घर का काम भी करना पड़ता है और बाहर का भी करना पड़ता है। जबकि हमारे शहरों में और हम जहाँ पर रहते हैं, हमारी महिलाएं जो हैं वो अपनी बीवी के सामने जाते ही नहीं। मतलब इसका मैं तो आप समझ लो कि किस तरह से आप बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है एक तरह से समाज को कितना दे रही है। लेकिन मैं बता रहा था कि 57% श्रम महिलाएं करती है, लेकिन उस आर्टिकल में आया इस दुनिया में जितनी संपत्ति की मालिक महिलाएं है वो 3% है। यानी श्रम कितना कर रही है? 57%। और मालिक कितनी संपत्ति प्रतिशत की है? 3% की। क्या ये आपको अच्छा लगता है? ये अच्छा नहीं लगता। ये कितनी बड़ी गैर बराबरी है। आज भी कहने को हमारी महिलाओं को कहते हैं कि देवी है महिलाएं, कहती है ना, कहते हैं, लेकिन वास्तव में देवी जैसा व्यवहार होता है? होता है क्या? नहीं होता है ना। दुखता है ना, मन में दुखता है, बहुत दुखता है। यही मैं कह रहा हूँ मैं आपको, हमारे देश में और दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं महिलाओं के सम्मान के बारे में, बेटी बचाओ और इस तरह से कई तरह के नारे लग रहे हैं। लेकिन आप इस बात को देखो कि महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार नहीं है। बच्ची के पैदा होने से मरने तक आदमी तय करता है कि मेरी बच्ची पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, क्या खाएगी नहीं खाएगी, बाहर जाएगी या नहीं जाएगी, शादी किससे करेगी नहीं करेगी। और जब शादी हो जाती तो पति तय करता है, शादी के पहले बाप और भाई तय करता है और बुढ़ापे में बेटा तय करता है। यानी एक औरत को आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, गुस्सा नहीं आता क्या? दर्द नहीं होता क्या? क्या मैं जैसा हूँ वैसे आपके दिल में अरमान नहीं होते क्या? तो भाई मैं भी मेरी इच्छा का करूँ, मेरी इच्छा का सोचूं, लेकिन मैं दिन में 3 बजे भी आया तो भी आपको रोटी बना के खिलानी मेरे को, अगर पत्नी हो, माँ हो या बेटी हो, ठीक नहीं है। लेकिन मैं भली 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ दिन में तो भी मेरी कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं तो मर्द हूँ ना, है, मैं तो कमा के लाता हूँ, है। आप तो कमाते नहीं, कमाते तो बहुत थोड़ा सा कमाते। जबकि मैं बता रहा हूँ श्रम कितना करती महिलाएं, लेकिन दिया क्या जाता है। आखिर ये जो स्थिति है, मुझे लगता है कि कई तरह के कानून है, मैं एडवोकेट भी हूँ, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई तरह के कानून हैं, लेकिन क्या कानून से महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। कई बार ये होता है कि जब महिलाएं आंदोलन करती है, महिलाएं बराबरी की बात करती है, तो यूँ देखा जाता है कि ये पुरुष विरोधी है। जबकि मेरा ऐसा सोचना है, एक पॉजिटिव अगर विचार से सोचे तो महिलाएं कोई पुरुष विरोधी नहीं है। महिलाएं तो वो है कह रही कि हमें सिर्फ इंसान मानो, हमें देवता मत मानो, देवी मत मानो, हमें सिर्फ इंसान मानो। और ये जो मांग करना है, मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई हम भी इंसान हैं, हमारी भी भावनाएं हैं, हमारी भी इच्छाएं हैं और हमारा भी एक ही जीवन है। तो हमें भी अपने जीने के अधिकार के हिसाब से जिंदगी के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए कहने को कानून है, हमारे साथी राजेश जी बताएंगे, तो भाई औरत अलग रह के भी खर्चा लेने की हकदार है, औरत तलाक लेने की हकदार है, औरत अभी घरेलू महिलाओं के हिंसा का वो संरक्षण का कानून आ गया है कि जिसमें औरत को जो है बाहर निकलने से रोक नहीं सकते हो, उसको घूंघट के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हो, उसको और भी पढ़ने के लिए आप रोक नहीं लगा सकते हो, उसको नौकरी करने के लिए रोक नहीं लगा सकते हो। ये बहुत तरह की बातें हैं,
लेकिन उसको छेड़छाड़ करते हो तो बहुत सारे उनको जेल हो सकती है। लेकिन हमारे समाज में जितनी छेड़छाड़ होती है, जितनी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, मैं समझता हूँ उसमें 10% औरतें भी कोर्ट में और कानून में नहीं जाती है। जाती है क्या? नहीं जाती है। और जो कोर्ट और कानून में भी जाती है, उनमें से क्या सबको न्याय मिलता है क्या? सबको न्याय नहीं मिलता है। इसलिए जब तक ये हमारी समाज व्यवस्था ऐसी है जिसमें बराबरी का स्थान नहीं मिलेगा औरतों को, महिला और पुरुष बराबरी का स्थान नहीं होगा, मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है हमारी, आज जो आप महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई है, मुझे लगता है वो अधूरी है। और कोई भी समाज जिसमें एक पहिया तो बैलगाड़ी का हो और एक हवाई जहाज का हो, तो ये जिंदगी की गाड़ी सही चल सकती है क्या? वो नहीं चल सकती है। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि गुलाम बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा जो तरीका है, सबसे बड़ा आदमी के पास या व्यवस्था के पास, उसको शिक्षा से वंचित रखो। क्योंकि शिक्षित हो जाएगी ये तो बोलने लगी हमारे सामने, ये अधिकार मांगने लगेगी। इसलिए आप देखो महिलाओं में शिक्षा का बहुत कम स्तर है। और जो शिक्षा मिली हुई भी है जिनको, लेकिन अगर वो कोई बदलाव की बात करती घर में, अगर मेरी बेटी कहती है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, रात को मैं पिक्चर देखने जाऊंगी, तो मुझे भी बुरा लगेगा, क्योंकि समाज ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी बेटी को वो अधिकार नहीं है, लेकिन समाज हमारा ऐसा, इसलिए हम लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा हम लोग समाज बनाए जिसमें आदमी और औरत बराबर के उसको अधिकार मिले। और हम जो ये घरों में बात करते हैं और कि भाई हमको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन क्या कहा जाता है कि ये तो हमारी परंपराएं हैं, ये हमारा धर्म है। नहीं बोलते महिलाओं को घूंघट में रहना चाहिए। मेरे पिताजी तो बड़े घूंघट के विरोधी थे, वो कम्युनिस्ट थे जो। तो मेरी पत्नी शुरू में वो थोड़ा सा सर पर रखने लगी, तो मेरे पिताजी ने कहा भाई तेरी शक्ल इतनी डरावनी है कि तो मैं डर जाऊंगा। हमारे यहाँ पे वो भी महिला हमारे वहाँ की है, तो वो ये बोले। लेकिन आज अगर हमारे कई बार नई बहू घर पे आती है, तो हमारे महिलाएं भी जो है, क्योंकि उनको लगता है हमने हमारी ये परंपरा है, और परंपरा को कोई तोड़ता है इसका मतलब वो गलत कर रहा है, यही सोचते हैं ना हम लोग। लेकिन हम लोग उस समय ये नहीं सोचते हैं कि जो दुख हमने भुगता है, क्या उसको मजबूर करें हम लोग भुगतने के लिए? ये ठीक बात थोड़ी है। लेकिन हमारे दिमाग में धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज इतना दिमाग में चले गए, तो थोड़ा सा भी यूँ हो गया, देखो तो बेशरम है ना, हरम ही नहीं आवे, बोलवा लग जाओ नहीं लग जावा। और आदमी जिस तरह चाहे उस तरह मतलब वरना घूम सके, वरने वास्ते कोई कानून नहीं है। तो अगर मैं यही कह रहा हूँ, अभी जो हमारी बहनें गाना गा रही थी तो भाई महिलाओं आगे बढ़ेगी, ये करेगी, ये सारी अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोचो, जब तक आप लोग अपने दिमाग नहीं बदलेंगे, जब तक अपने दिमाग नहीं बदलेंगे, हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती है। बदल सकती है क्या? और दिमाग बदलना बड़ा मुश्किल काम है। एक अच्छा समाज बने, एक बेहतर समाज बने, और एक वास्तव में एक गाड़ी के जो दो पहिए होते हैं उस तरह से जीवन चलेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत एक बात होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज जो महिलाएं हैं यहाँ पर उपस्थित है, कम से कम 2-3 चीजें जो ऐसी है जो भेद नहीं करेगी। बहू है इसलिए वो नहीं करेगी, बेटा इसलिए करेगा, वो अगर छोड़ेंगे मुझे लगता है एक भी धारा नहीं बताई, लेकिन कानून एक कोई ऐसा कानून तो नहीं छोड़ा है। आपके मार्गदर्शन के लिए आगे बहुत काम आएगा। चाहे बेटी की शादी हो, चाहे कोई घरेलू विवाद हो, अपनी आवाज़ उठानी हो, हर बात में आपने ऐसा मार्गदर्शन किया है। आपको बहुत बहुत बढ़िया। मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी बेटी की शादी में कोई 1 रुपये का दहेज नहीं दूंगा। कोई है यहाँ पे हाथ खड़ा करके बोले मैं नहीं दूंगा। का विरोध ट्रस्ट जो एक गुरुओं की संस्था है, उसके लिए काम करता हूँ और उसका कानूनी सलाहकार भी हूँ और कोर्ट में भी मैं एक अधिवक्ता के रूप में करता हूँ। आपने देखा होगा कि आज मजदूरों का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं सर, नहीं आ रही आवाज़। अरे नहीं, ये छोटा छोटा ये आवाज़ अब आ रही है? अच्छा, नहीं आ नहीं आ रही है आवाज़? क्योंकि हमारी इधर इतना धुआं करता है इसके लिए।
फैक्ट्री दिख रही है आपको कोई? बस एक फिक्स जगह होगी, उसके अलावा कहीं होगी नहीं। तो मजदूरों को क्या करना पड़ता है? खुले में काम करना पड़ता है। खुले में है ना कि कहीं मकान बन रहे वहाँ जाके काम करना पड़ेगा, होटलों में अलग अलग छोटे मोटे होटलों में मिल जाएंगे, कहीं सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उनके जो काम है वो निश्चित नहीं है, आज कहीं और चले जाएंगे, है ना। तो आगे से आगे वो बढ़ते रहते हैं, मतलब अपना काम बदलते रहते हैं। और काम बदलने से क्या होता है, उनकी जो कमाने की क्षमता है वो भी उसकी बढ़ती नहीं है ना। तो आज जैसे आप निर्माण काम के श्रमिक हैं, तो आप कोई काम करने गए और आपको बोल दिया कि आज मैं दिन के 300 रुपये दूँगा, लेकिन काम को पता नहीं होता है कि 300 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। निश्चित रहता है क्या? लिखा पढ़ी तो होती है कि 300 रुपये में तय किया या 600 रुपये में किसी कारीगर ने तय किया है ना। लिखा पढ़ी तो है नहीं, कोई सबूत तो है नहीं अपने पास कि जाके वहाँ देख ले कि भाई आज रुपये बढ़ते कि नहीं बढ़ते, है ना। तो मजदूरों के साथ क्या है, चीटिंग ज़्यादा होती है ना। और कई मजदूर अगर जयपुर से बाहर काम करने चला गया, मान लो अहमदाबाद चला गया, तो उससे भूल जाना कि उसको पैसे मिलेंगे। आगे ठेकेदार काम तो करा देते, प्यार बोल बोलते कि भाई काम करते, लेकिन पैसे देने के नाम पे बिल्कुल मना कर देते बात में। पानी पी के 500 रुपये केवल खर्ची देते हैं, है ना। बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, जिसपे कहीं से भी आप फोन करोगे तो आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है ना। तो ऐसे मजदूर जो कहीं बाहर काम कर रहे हैं, जिनको पैसा नहीं मिल रहा है या उनको पैसा ज़्यादा बता करके कम दिया गया है या उनको बंधुआ बढ़ा दिया है कि 6 महीने तक काम कर उसके बाद वो पैसा दूंगा, या मजदूरी संबंधी कोई समस्या हो जाती है, तब वो इस टोल फ्री नंबर पर जो कि 1800 नंबर है 1800 ठेकेदारों और मालिकों को रखने पड़ते हैं, है ना। तो ये जो टोल फ्री नंबर है बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी मजदूर पहुँचाने में काम करने वाला, होटल में काम करने वाला, सिक्योरिटी गार्ड और या ठेके पे या फिर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर भी इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। अगर उनको समय पे पैसे नहीं मिल रहे हैं या फिर उनके साथ कोई चीटिंग हो रही है या उनके पीएफ के पैसे अटके पड़े या महिलाओं से संबंधित कोई समस्या है या महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है या फिर उनको कार्यस्थल पे, जैसे आप घर पे काम करने जाते हैं तो आपको ज़्यादा काम नहीं कराते कि भाई आज 2 घंटे तो 1 घंटे और काम कर ले, या मेहमान आए हुए तो ये काम और कर ले, है ना। और उसका लालच भी देते हैं कि इसके 200 रुपये और दे देंगे पैसे, लेकिन मिलते नहीं है। तो इस तरह से कोई चीटिंग हो रही है तब आप इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। एक बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, अगर आप इसे कॉल करेंगे तो आपकी शिकायत का समाधान हो जाएगा। नहीं होगा तो काम के दौरान कुछ हिंसा हो रही हो या कोई भी मुसीबत है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके सहायता ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी को कि आपने एक अच्छी जानकारी दी। आपको समझ में आई क्या? किसके समझ में आई? बात करें सुना ही नहीं। उधर के छोड़ के इधर बताओ, नंबर बताओ, कौन सा नंबर बताए? आपने नंबर को याद रखना है, ये याद कार्ड में नहीं रखना है, जेब में नहीं रखना है, याद करना है, दिमाग में याद रखना है कि मुसीबत पड़ गई फोन लगाओ। हमारे गाना भी है कि मुसीबत पड़ गई फोन लगा रहे हैं ना। तो लेबर लाइन द्वारा करोड़ों रुपए का भुगतान कराया है, मजदूरों को पैसा दिलाया है, एक रुपये से लगाकर 10 लाख तक का पेमेंट लेबर लाइन ने करवाया है। लेबर लाइन सरकार की और आज इसका विरोध चलती है, चलती है। तो मैं बहुत बहुत एक दो बातें आपको महिलाओं को ध्यान रखनी है। सबसे पहले आज की बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी करी थी, कहीं भेजा है तो वो सामने वाली की बहू है, लेकिन सामने वाली की आप लेके आ रहे हो तो वो आपके लिए बहू है, क्या है, लेकिन उसकी
सामने वाले को भी अगर कोई ऐसा लग रहा है कि आपको इससे गलत उनके साथ बात हो रहा है, उसको भी समझाएं, इसको शाम को माने, क्या माने, बेटी माने, समझे कि परिवार की बता रहे हैं, क्योंकि एडवोकेट साहब हैं, आपको जो भी ले जाएंगे जानकारी करेंगे। आप आशा है कि यहाँ सुने, जो बच्चा अभी बोल रहे हैं वो बच्चा उनके साथ ध्यान से सुने, जैसे आपने नंबर याद किए थे 300 रुपये नहीं, एक बार 300 दे बड़ा सेक्टर है इंडिया में, जो हर घर से हर परिवार में आप लोगों का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो सारे काम होने लगते हैं, घरेलू महिला श्रमिक के बिना कोई भी काम होगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये एक अनसिक्योराइज्ड सेक्टर है। आपको पता है इंडिया में कितनी महिला श्रमिक जो मेरे पास लिखा है उसके हिसाब से लगभग 50 लाख से ज़्यादा घरेलू महिला श्रमिक के काम करते हैं। तो बहुत बड़ा सेक्टर है और उसके बावजूद प्रावधान या कोई प्रोविजन आपको अभी 2015 में घरेलू महिला श्रमिक अधिनियम पार्लियामेंट में पेश हुआ और उस अधिनियम में आप लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं लेबर विभाग में प्रस्तुत कर पाएंगे, उससे आपको न्याय मिलेगा। इसमें किसी को डाउट है कुछ? मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। शिविर का मतलब ये है कि हम आपको लीगल प्रोविजंस की जो विधि के प्रावधान आपके लिए बने, जिससे आपको न्याय मिले, आपको कानूनी प्रावधानों के मार्फत आपको न्यूनतम वेतन मिले, आपके कार्य स्थल पर जो आपका एम्प्लॉयर है आपको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करे, इसके लिए इस तरह के शिविर लगाए हैं। अब आप सबसे बड़ा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमारे को संविधान के बारे में जानते हैं आप सभी? हाथ खड़ा करें, कितने लोग जानते हैं संविधान क्या है? ये साक्षरता है और जितने भी कानून हैं भारत में वो सभी संविधान से निकले हैं। अब संविधान में सबसे बड़ा एक अधिकार आपको समानता का अधिकार, तो आप श्रमिक हैं और कोई मालिक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बेसिकली संविधान की नज़र में दोनों बराबर हैं। तो अब आपके मालिक को जो अधिकार प्राप्त है वही समान अधिकार संविधान ने आपको भी दे दी। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है। एज ए घरेलू महिला श्रमिक, आपकी मकान मालकिन में और आप में एक मानव के रूप में, एक इंडियन के रूप में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर एक, ये आपको समझ लेना है पहले, आप दोनों समान है। यदि कोई ये समझता है कि आप उससे कमतर दर्जे की हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और इसके लिए आपको कानून में सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे प्रोविज़न हैं। आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकती हैं, आप श्रम विभाग में जा सकते हैं, आपको अन्य विधिक प्रावधानों के जरिए और रिलीफ भी मिल सकता है। वो डिटेल जानकारी देना अभी संभव नहीं होगा। नंबर 2, घरेलू महिला श्रमिक संगठन और इस संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं विधिक साक्षरता का सही लाभ तब प्राप्त करेंगी जब वो अपने आप को साक्षर करेंगी। तो साक्षरता के लिए मुझे लगता है सिस्टर जी ने बहुत से काम किए हैं, एक स्कूल भी खोल के रखा है, बच्चों को पढ़ा रही हैं। मुझे भी लगता है यदि मेरी कभी ज़रूरत है मैं रेडी हूँ वहाँ आके बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको। यदि और आप 4,000 महिलाएं आकर के महिलाओं ने अपनी बात कही, अधिकारी आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे सामने तमाम तरह के लोग बैठे हैं। ऐसे ही हम लोग जयपुर में करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट को बुलाते हैं, वकीलों को बुलाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, क्योंकि तमाम तरह के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तब हम हमारी लड़ाई को जीत सकते हैं और आगे हम रख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ा ये बताऊँगी आपको कि यूनियन का क्या मतलब है। हम लोगों ने जो घरेलू महिला श्रमिक यूनियन है, तो यूनियन का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने कोई व्यक्ति को पकड़ लिया या किसी को कुछ पकड़ लिया, मिल गया, वो नहीं है। यूनियन का मतलब है, हमारे वकील साहब बैठे, इनका भी यूनियन है और इनको यूनियन की ज़रूरत नहीं है कि वो जानते हैं, कानून जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो नहीं है ना ज़रूरत। पर इतना मजबूत यूनियन है कि कोई वकील के साथ कोई घटना होगी तो पूरा हड़ताल होगी। सुना ऐसा होता है, कोई ऑटो वाले के साथ कोई घटना होगी तो पूरे ऑटो वाले हड़ताल कर देंगे, बस वाले के साथ होगी तो बस वाले कर देंगे, दुकान वाले के साथ होगी तो पूरा मार्केट बंद हो जाएगा।
तो वो यूनियन इसलिए होगा। और हमारे क्या होता है, कोई बहन के साथ कोई घटना हुई, कोई बहन को काम से हटा दिया कि तेरी गलती होगी, कोई तूने काम अच्छे से नहीं किया होगा इसलिए हुआ होगा। तो बहनों, यूनियन मजबूत नहीं होगी तो हक तो नहीं मिलेगा। मैं आपको साफ बात बता दूं, क्यों नहीं मिलेगा? जब बच्चा नहीं रोता माँ दूध पिलाती है क्या? आप सब माएँ हैं, पिलाते नहीं पिलाते तो काम और ज्यादा करेंगे। सो रहा है बच्चा, काम करते, वो चिल्लाता है, बार बार चिल्लाता है तो हमको लगता नहीं भूखा है इसलिए रो रहा, तो हम दूध पिलाते हैं। तो यही हमारे, चाहे आप सरकार का ढांचा देख लो कि जब भी पार्लियामेंट में वो कानून जाता है हर बार हंगामा होता है, कभी उसको पास नहीं करते। और बाकी के आप देख लो कितने तरह के कानून है जो वहाँ जा करके वो विधेयक पास हो जाते हैं, कोई हल्ला ही नहीं मचाते हैं। और मैं यहाँ पे पार्टी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, दूसरों वेतन बढ़ा लेते हैं, जब हमारे वेतन की बारी आती है तो न्यूनतम बोलते हैं। तो जो अभी हमारे जो मैडम बता रही थी, उस वेतन में आप जिंदा रह सकते हो क्या? रह सकते हैं, तो हमारे लिए वो वेतन क्यों? भाई हमको ये क्यों बोला जाता है कि तुम न्यूनतम में ये जियो, और एक तरफ आप 2.5 लाख रुपया एक IPS RS को देंगे, तो बराबरी तो नहीं है बहनों, कहीं नहीं है। और हमारा जो काम है वो एक IPS RS करता है, उससे बिल्कुल कम नहीं। क्यों अभी जो अब बोल रहे थे अजय जी, आपका नाम अजय जी ने जो बात कही गैर बराबरी बराबरी, पहले ही जाकर के पहला पाए हम यहाँ सिटी पे चढ़ेंगे, उसी टाइम हम मान लेते हैं कि हम तो बहुत कमज़ोर हैं। और हम जिस घर में जा रहे हैं वो बहुत पैसे वाला है, बहुत इज्जत वाला है, बहुत बड़ा आदमी है, ये हमारे दिमाग में आता है कि नहीं आता है? आता है ना या नहीं आता? तो हमारा तो आता तो वही मर जाता है, तो हम पैसे की बात ही नहीं करते। ठीक है, तो दे रही है वो ले लेती हूँ। घरेलू कामगार दिवस है, इस उपलक्ष्य में मैं आज सभी घरेलू काम करने वाले मजदूरों को, महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूं। और आज यहां पर मास्टर मंगरा स्थित पार्क में इस आयोजन किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि देश में, दुनिया में मजदूरों के, महिलाओं के अधिकारों के सुरक्षा के लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं, लेकिन वास्तविकता में हम लोग देखें, धरातल पर हम लोग देखें तो आज भी मजदूर और महिलाएं पीड़ित हैं। और ख़ासकर जो घरेलू काम करने वाली मजदूर है उसमें अधिकांश महिलाएं हैं। कानून जरूर बना दिए हैं कि भाई इतने घंटे काम करेगी महिलाएं तो इतना उनको पेमेंट दिया जाएगा, लेकिन वो दिया नहीं जाता। और आप देखिए जिन घरों में ये महिलाएं काम करती है तो भाई तो रोज़ ये सुनना पड़ता है कि बर्तन ढंग से नहीं मांजे, झाड़ू ढंग से नहीं किया, पोछा ढंग से नहीं किया, कपड़े ढंग से नहीं किया, और कई बार तो उन पर गलत चोरी का आरोप लगाकर भी उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे में बिना संगठन के, बिना संघर्ष के इन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है कि हमारे समाज में ये जरूर कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो देवी है, लेकिन जब भी महिलाएं अधिकार मांगने और बदलाव की बात को लेकर सामने आती है तो उस पर कई तरह के आरोप लगाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है और समाज से उसको अलग थलग करने का प्रयास किया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर महिलाओं के प्रति हम लोग देवी माने या न माने, हम उसको इंसान माने, और इंसान अगर मान लेंगे और हमारे वो जो अधिकार हम सोचते हैं हमारे ये अधिकार है, उन महिलाओं को भी वो अधिकार देंगे, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर समाज और बेहतर देश बन पाएगा। और घरेलू कामगार महिलाओं की जहाँ तक मैं सोचता हूँ उनके साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इस देश में 50 लाख से ज़्यादा घरेलू महिलाएं हैं, उन पर कई तरह के अमानवीय व्यवहार है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि संगठन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो महिलाएं भी संगठित हो और उनके कानूनी अधिकार जाने और उनके सम्मान के अधिकार भी जाने। और जब तक ये संगठित नहीं होगी, मुझे लगता है कि वो जो एक इंसानी जीवन की न्यूनतम एक ज़रूरतें हैं, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, तो वो हासिल नहीं कर पाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस आयोजन से हमारी महिलाएं भी एक बेहतर जीवन जी सकें, घरेलू कामगार महिलाएं उस दिशा में आगे। मुझे लग रही है वो वेतन की है। वेतन सरकार द्वारा निर्धारित मिल रहा है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है अभी भी, ऐसा लगता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? चलिए, सरकार तो जब तक न्यूनतम मजदूरी तय करेगी, राज्य सरकार का काम है हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी किस राज्य में कितनी होगी। एक राज्य में एक है, दूसरे राज्य में ज़्यादा है, इसीलिए अभी एक राज्य से दूसरे लोग न्यूनतम मजदूरी जहाँ ज़्यादा है वहाँ पलायन कर लेते हैं। ये समस्या पलायन की है। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन कानून भी अब देख रहे हैं, अब लगभग अमल में आ गया है, लेकिन फिर भी लगता है न्यूनतम मजदूरी का जो निर्धारण है वो राज्य सरकार के हाथ में धीरे धीरे
इसमें और संशोधन समय समय पर होते रहते हैं। हर 6 महीने में रिवाइज भी होती रहती है न्यूनतम मजदूरी। कुशलता के आधार इसका लिया गया है सरकार ने, कुशल, अति कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रमिकों का आधार रहता है। अभी मैं जब से आया तो एक प्रोजेक्ट मैंने भी बनाया, जब मैंने आपके सिस्टर कीर्ति और इनके सारे टीम के साथ काम करना शुरू किया कि वेतन किस प्रकार बढ़े आपका। उसमें मैंने कुछ चीज़ें देखी, स्टडी की थी एक मैंने, और देखा कि यदि आपको विधिक शिक्षा के अलावा क ख ग की शिक्षा के अलावा एक और शिक्षा दी जाए जो कि कुशलता की शिक्षा है, कार्य कुशलता की शिक्षा है, तो आप अपना वेतन बढ़ा सकते हैं। अभी भी कई घर उदयपुर में मैं ऐसे देख रहा हूँ जहाँ कमी है उन लोगों की जो लोग घरेलू यंत्र नहीं चला पाते, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, वैक्यूम क्लीनर हो गया, नए गैस के चूल्हे हो गए, आदि आदि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि हम ये चलाना सीख लें तो हमारे वेतन के निर्धारण में सरकार नहीं होगी, हम लोग होंगे। अगर मुझे इक्विपमेंट चलाने की ट्रेनिंग दे दी जाए, साथ ही साथ खाने बनाने के लिए मुझे कुछ रेसिपियाँ सिखा दी जाएँ जिनकी घरों में आवश्यकता है, और उस हिसाब से यदि मैं ये बनाने लग जाऊँ, इसी तरह हाउसकीपिंग की एक ट्रेनिंग यदि मिल जाए, मैं कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, बात तो ये नोट कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये कर ली जाएँ तो इससे मैं अपनी मजदूरी का निर्धारण स्वतः कर सकता हूँ। और कई घर ऐसे उदयपुर में जो बड़ी खुशी यदि मुझे सारे काम आ गए तो मेरी मजदूरी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी ज़्यादा, और जो आज 1500-1400 रुपये हम 1 घंटे काम करके ले रहे हैं, उससे ज़्यादा मिल पाएगी। छुट्टी पे चले जाना एक और समस्या हमारी आ रही है। नमस्कार, मेरी आपसे कई दफ़ा पहले भी मुलाकात हो चुकी है, और हाँ बेटा, इससे ज़्यादा तो और क्या बोलूँगा, बोला आपकी मेरी आवाज़ में कोई विशेष अंतर नहीं है ना। फिर भी मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, अभी तक जितने भी वक्ताओं ने बात कही गई है वो सारी बातें आपके हित की ही कही गई है, और आपको वास्तव में अब ये नहीं करना है कि आपको अपने संगठन को ही मजबूत करना पड़ेगा। बहुत सारी अभी भी महिलाएं ऐसी हैं जो इस संगठन से नहीं जुड़ी हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वे जल्दी से जल्दी इस संगठन से जुड़ें और इस संगठन से जो फ़ायदे ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। रहा सवाल वेतन का, सरकार हर साल वेतन बढ़ाती है, लेकिन वो तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। 5 रुपये 6 रुपये अगर महीने के बढ़ा दिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जबकि महंगाई इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए वेतन बढ़ाने के लिए तो आपको स्वयं को संगठित होना ही पड़ेगा, और इसके लिए ढंग से ही कानूनन लड़ाई या सामूहिक रूप से ही आपको कार्य करना पड़ेगा। अभी मैडम ने बताया था कि 2008 में जो कानून पास हुआ था वो अभी भी पार्लियामेंट के अंदर विचाराधीन है और पूरा नहीं हुआ है। उसी मुद्दे पर अभी शायद 15 दिन पहले 1 तारीख या 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को आदेश दिया है कि आपने अब तक इनके रजिस्ट्रेशन का क्या किया, और उसमें जो आपने क्या कहते हैं इन महिलाओं के लिए सुविधाएं निर्धारित करने का वादा किया है, उसके लिए आपने क्या किया। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 15 या 20 दिन का समय दिया है, इस पर आप अपनी रिपोर्ट करें, और इस असंगठित क्षेत्र की जो महिला हैं उनके लिए उसी प्रकार से पंजीयन का काम किया जाए जैसा कि आपने निर्माण श्रमिकों के लिए किया है। हमारी शक्ति, महिला शक्ति, नारी शक्ति, हमारी शक्ति, नारी एकता भी लगवाओ साथ। हाँ, नारी एकता, हमारी एकता। पुनीत जी सर हमारे जिला विधिक प्राधिकरण दंतोबन ठेंगड़ी ऑफिस में उन्होंने भी अच्छी अच्छी जानकारी दी। अधिकारों के लिए अपने घरेलू महिला जो काम कैसे करती हैं, उनको कैसे लाभान्वित करना है, उन्होंने भी अच्छी अच्छी जानकारी दी। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर मैडम कीर्ति जो इन्होंने इतने दिनों से तैयारी की, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हम मैडम की वजह से बहुत आगे बढ़े हैं।
और विमल जी सर ने भी महिलाओं को अच्छी जानकारी दी। संगठन एक ऐसी चीज़ है जो आज इतने जने आए, इससे ज़्यादा संख्या में आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। इसके लिए मैं विमल जी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो भी कोई गलती हो कार्यक्रम में तो क्षमा करें जी। और विमल जी आए उनके लिए भी, और जो विद्या लक्ष्मी थी उनको भी मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ। और हमारे संगठन में आपको स्वागत भी करती हूँ। मेरी प्यारी बहनों और माताओं, जो आज का दिन हम मना रहे हैं महिला घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक दिवस, जो घरों में काम करती है आप लोग, अपना घर में दूसरों का घर में भी आप एक उजाला देती है, एक मदद करती है अपनी मेहनत से, अपना श्रम के द्वारा। लेकिन वो श्रम कोई पहचानते नहीं है। आपकी जो शक्ति है, श्रम है, उनको पहचानने के लिए हमने ये यूनियन, ये संगठन बनाया है कि आप इकट्ठी हो, अपना श्रम को और अपनी शक्ति को दिखाओ। क्योंकि आज के ज़माने में जो आपकी मांग बहुत है, लेकिन आप अपने श्रम को और अपनी जो क्षमता है उसको नहीं पहचानती, अपनी मांग को नहीं आगे नहीं बढ़ाना मांगती है। जहाँ है उस स्थिति में आप रहना मांगती है। ऐसा नहीं है कि जैसे समय बदलता है आपको भी बदलना है। ऐसा संगठित होए तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि अभी आज के वक्ताओं ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताई है, तो उसको समझो और संगठन में, यूनियन में अधिक से अधिक जुड़ो, तो आपका और भी अधिक फ़ायदा हो जाए। और जो आप लोग आए, अपना समय निकाला, उन सबके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए, आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक यूनियन का कार्यक्रम था। ये महिलाएं घर में काम करती हैं और ये संगठन इन महिलाओं को संगठित कर रहा है। पिछले 10 साल से काम कर रहा है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अभी कुछ वर्षों से मैं इससे जुड़ा हूँ और मैंने पाया है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घरों में काम कर रही हैं, लेकिन उनके अधिकार और उनके दायित्वों का बोध कराने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। श्रम को शक्ति देने का काम कोई भी संगठन करता है और ये जो संगठन ये काम कर रहा है, मैं इसके कार्य की बहुत बहुत सराहना करता हूँ। जहाँ तक इनकी शिक्षा का सवाल है, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड और अब राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड इनके लिए समय समय पर ये कैंप आयोजित कर रहे हैं। इसमें तमाम तरह की साक्षरता, जिसमें हम लोग उदयपुर विधिक सेवा प्राधिकरण का भी बहुत बड़ा सहयोग लेते हैं। इस सब के माध्यम से और बहुत सारे NGO से इनके अधिकारों, इनके कर्तव्यों, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो श्रमिकों तक पहुंचनी चाहिए, वह पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम पुनीत गौतम है और मैं वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा हूँ। केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड और अब राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड उदयपुर। देश में 4 करोड़ के लगभग घरेलू श्रमिक हैं, जो महिलाएं हैं, जो झाड़ू पोछा और जैसे काम करती हैं। लेकिन इस देश के अंदर आज भी ऐसा कोई कानून नहीं है जो इनकी सुरक्षा को मजबूत करे। आए दिन ऐसे कई हादसे होते हैं जहाँ ये काम करने जाती हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी इनके लिए बनाई जाए जिसमें अगर ये काम के दौरान किसी को हादसा हो जाए या इनकी कोई मौत हो जाए तो सरकार की तरफ से इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, कोई ऐसा आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए ताकि इनके परिवार का आगे पालन पोषण हो सके। देखने में अक्सर आता है कि वही गरीब तबके के लोग हैं जो बस्तियों में, रजी बस्तियों में रह रहे हैं या जिनका आर्थिक स्थिति ऐसी है या उनके पति नहीं है, वो महिलाएं और वो बहन बेटियां घरों में जाके काम करती हैं। लेकिन वहाँ पर किस तरह का माहौल है, कैसी उनके साथ व्यवस्था, इस बारे में सरकार की ओर से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही ऐसा संगठन भी इन महिलाओं में नहीं है जो ये अपने लिए हक और अधिकारों के लिए लड़ सके। मैं चाहता हूँ कि देश में ऐसा कानून बने जो इन महिलाओं के विकास और इनके भविष्य को और इनके बच्चों के लिए ऐसा प्रोविज़न हो कि ये उत्थान। इसमें ऐसे इन लोगों की महिलाओं के संगठन हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेशित भी किया था कि इनके लिए ऐसा कोई कानून बनाया जाए जहाँ इनको मिनिमम वेजेस मिले, जहाँ इनके जो शोषण होता है या जिस तरह के इनके अत्याचार होते हैं उनको रोकथाम की जाए। लेकिन सरकार की तरफ से आज तक ऐसा कानून नहीं बनाया गया है जो ये असंगठित महिलाओं के जो काम महिला है उनके लिए कोई आर्थिक मदद मिल सके। सरकार को चाहिए तत्काल ऐसे कानून बनाया जाए जहाँ प्रोटेक्शन विभाग आज महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा देश में कानून आंदोलन चल रहे हैं,
तो इन महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए भी कम से कम सोचने की सरकार को ज़रूरत है। हाँ। मैं तमाम देश की महिलाओं और बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपना संगठन जरूर बनाएं। जहां आप काम कर रहे हैं, आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी जिस जगह आप काम करते हैं वहाँ नज़दीकी पुलिस थाने में जाके इस बात की कंप्लेंट की जाए। क्योंकि जब तक आप कंप्लेंट नहीं करते हैं तो ये आपके साथ कोई भी घटना घटित कर सकता है, मकान मालिक को या कोई भी जहाँ पर आप जा रहे हैं, आने जाने के रास्ते के दौरान भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है, तो ये होना चाहिए। साथ ही मैं चाहूँगा एक समूह बनाया जाए आप लोगों का, इस समूह के दौरान आप अपने एक दूसरे की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। क्या नाम से शुरू करूँ? हाँ, नाम से। मेरा नाम मेवा भारती है और मैं राजस्थान महिला कामगार यूनियन की सचिव हूँ। और आज हम लोग घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक यूनियन के सम्मेलन में आए हैं और हमको बहुत ही अच्छा लगा कि महिलाएं यहाँ पे लोकल महिलाएं हैं, आसपास के 12-13 किलोमीटर के एरिया से आकर के और अपने हकों की बात कर रही हैं। अच्छा सम्मेलन है और हम लोग जयपुर से 22 महिलाएं आए हैं इसको देखने के लिए कि हम लोग कैसे यहाँ से सीख करके और हम कैसे अपना काम और बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक आदान प्रदान का मामला बहुत ही अच्छा है। और घरेलू कामगारों के लिए जो कानून सरकार जो बना रही है, केंद्र सरकार ने जो पार्लियामेंट में जिस कानून को अभी रखा है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी रखी है कि आप इनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इनसे मांगा गया है कि आप लोग राजस्थान में सब राज्यों से मांगा है कि कितने श्रमिकों का आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ राजस्थान में तो मुझे जहाँ तक है कि घरेलू कामगारों का तो 0 आएगा, अभी तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। और हमारी यूनियन बहुत ही एक्टिव काम कर रही है जयपुर के अंदर घरेलू कामगारों के बीच में, तो वहाँ तो एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इनके जो महिलाएं हैं इनके बहुत सारी दिक्कतें हैं इस काम को लेकर के, और ये है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी अनुमानित आंकड़े हम लगा रहे हैं कि 3 लाख महिलाएं राजस्थान में काम कर रही होंगी अलग अलग ज़िलों के अंदर, जहाँ ज़्यादा शहरीकरण है वहाँ पे ये काम करती है। और इनके साथ में छुट्टियों की दिक्कत है, न्यूनतम वेतन है वो बहुत कम है कि वो अपनी आजीविका ही नहीं चला सकती हैं। इनके बच्चों की शिक्षा का है कि यहाँ से दूसरी जगह चली जाती हैं तो वो शिक्षा का इनका नहीं बैठ पाता है। जो टिक कर के परिवार रह रहा है 5-10 साल से, वो ज़रूर बच्चों को एजुकेशन में पढ़ा रहा है। फिर इनके हेल्थ को लेकर के बहुत सारी समस्याएँ हैं। महिलाएँ हैं तो इनकी जब ये झाड़ू पोछा करती हैं और ख़ास करके सर्दी के टाइम में जब नंगे पैर इनसे काम करवाते हैं, वो बहुत सारी इनकी समस्या है कि वो महिला एक बार बीमार हुई तो पूरी सर्दी ठीक नहीं होती है। इस टाइप का इनका चलता है। और अच्छा ये है कि अभी जब से यूनियन एक एक्टिव हुआ है और सिस्टर ने भी उदयपुर में 12 में अपना काम शुरू किया था, तब से लेकर के अभी तक जब हम देखेंगे तो एक बदलाव आया है। और हम लोग बहुत बार जॉइंटली हम काम भी करते हैं, एक दूसरे के प्रोग्राम में आदान प्रदान भी करते हैं, एक्सपोजर विजिट भी करते हैं। और बाहर जो कैंपेन हमारा चल रहा है नेशनल स्तर पे, उसमें भी जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है और महिलाओं की चेतना बढ़ रही है। सबसे अच्छी बात यह कि लगातार वो महिलाएं अपने समूह बना रही हैं, यूनियन के मेंबर बना रही हैं और वो बढ़ रहा है, वो काम घट नहीं रहा है। और वो समझ भी रही हैं कि बिना हम लोग जब तक संगठित नहीं होंगे तो हमको अपने हक नहीं मिलेंगे और न ही कोई कानून बनेगा, न नीतियाँ बनेंगी सरकार। तो ये सब अभी तक का एक चल रहा है और बहुत ही अच्छा है। मैं राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन में सदस्य पद पर काम करती हूँ। मैं इस संगठन में करीब 8 वर्षों से काम करती हूँ। यह संगठन जो घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करता है उसके लिए सहयोग करता है और उनके हक और उनके न्यूनतम वेतन आदि के लिए ये काम करता है। और जो घरेलू कामगार हैं उनके पेंशन का और उनके बच्चों के लिए पालनहार योजना, उनकी वृद्धावस्था योजना, विधवा पेंशन आदि के लिए ये हमेशा तत्पर रहता है ऐसी महिलाओं को। और इन जो कामगार महिला हैं इनके बच्चों को बस्तियों में फ्री ट्यूशन क्लास की सहायता देता है। इन महिलाओं को कानूनी जानकारी भी हम समय समय पर ऐसी मीटिंग के द्वारा करवाते हैं और ऐसी मीटिंग में इनको ये कानूनी की जानकारी भी दी जाती है। और मैं अध्यक्ष पद पे काम करती हूँ। मैं महिलाओं को ये पहले नाम बताओ वापस। रेखा भटनागर, अध्यक्ष पद पे काम करती हूँ। महिलाओं को मैंने वृद्धा पेंशन चालू करवाई, विधवा पेंशन चालू करवाई, जिनको राशन नहीं मिलता है उनको मैंने राशन दिलाया है। अलग अलग जगह जाकर मैंने समूह खुलाए हैं
जिसके जो गरीब महिलाएं होती है जो इतना 3% 4% ब्याज नहीं दे पाती हैं, उनके लिए मैंने एक समूह बनाया जिससे 1% ब्याज से हम उनको पैसे देते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे जो मतलब संगठन में जुड़ती है और आगे से आगे जुड़ने की कोशिश करती हैं, नई नई महिलाएं भी जुड़ती है, नई नई हमको गतिविधियां बताते हैं। जहाँ मीटिंगों में भी जाना पड़ता है तो हम महिलाओं को ले जाते हैं, महिला हमारा सहयोग करती है, हम महिलाओं का सहयोग करते हैं, आदि जानकारी हम महिलाओं का देते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत तो गोविंद जी ने किया, उसके बाद जो अध्यक्षता थी सिंघवी जी ने, राजेश सिंघवी जी ने महिलाओं का अधिकार, कानून की जानकारी, अधिकार की जानकारी, उनका महत्व, उनकी सफलता का महत्व, काम जो आज की दुनिया में घरेलू कामकाजी महिलाओं का क्या महत्व है, एक घर में दूसरे घर में भी अपना घर को संभालती, उसकी जानकारी दी। और क्या क्या मुद्दों पे बात की गई आज? फिर हेल्पलाइन पर जो भी महिला जहाँ काम करती है, उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, चोरी का इल्जाम लगा जाता है कोई भी राज्य में कहीं भी, तो वो हेल्पलाइन का नंबर उन्होंने बताया। संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी लड़ाई के लिए इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, एकता होनी जरूरी है, ऐसे ऐसे मीटिंगों में आना जरूरी है। मीटिंगों के द्वारा, यूनियन के द्वारा अपनी समस्या को यूनियन के बीच में रखेगी, तभी वो यूनियन आगे जाकर उनको हेल्प करेगा। अभी वर्तमान में स्थिति हम क्या देखते हैं, जो काम करती है ना घरेलू महिला, वेज नहीं मिलता है। हाँ, जो काम जैसे एक पीड़ित आपके सामने भी खड़ी है, तो इसकी क्या स्थिति है, थोड़ा अवगत कराएंगे? इतने छोटी बच्ची है, वो रख कर जाती है, दूसरे के घर में काम कर आती है, फिर उनको संभालती है। परिवार में आपके कितने सदस्य? पति है? क्या करते हैं? हमाली का। कितने बच्चे हैं आपके? और एक लड़की यही है? लड़की एक और, वो तो शादीशुदा है। वो शादीशुदा है। ये कितने साल की है? 26 साल की। 26 साल की है। इसका प्रूफ सब है हमारे पास। रमा है और मैं जयपुर से आई हूँ। राजस्थान महिला कामगार यूनियन में कोषाध्यक्ष हूँ और पिछले 7 सालों से राजस्थान महिला कामगार यूनियन में घरेलू कामगारों के साथ काम करती हूँ, उनके अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए। और अभी हम लोग जो कानून है सामाजिक सुरक्षा का 2008 का कानून, उसके लिए हम लोग सरकार से बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 1 मई को हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जिसमें जो लेबर इंस्पेक्टर है, लेबर अधिकारी है, जो राठौड़ साहब वो आए, श्रम आयुक्त, और उन्होंने कहा कि जो ये जो कानून जो चल रहा है बनने की प्रक्रिया में है, हम लोग भी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और अभी हम राजस्थान महिला कामगार यूनियन को राजस्थान के स्तर का संगठित करने के लिए और इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी उस चीज़ के लिए हाँ करी है। और बेसिकला जो हमारा जो काम है, जो घरेलू कामगारों के जो मुद्दे हैं वो सामाजिक सुरक्षा का कानून लागू हो, उनको वेतन बढ़े महंगाई के आधार पर, उनको जहाँ वो काम करती है वहाँ पे उनको सारी सुविधाएं मिले जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए। चोरी के झूठे जो मामले आ रहे हैं और जो हिंसा महिलाओं के प्रति हो रही है, उसके खिलाफ सरकार उनके कदम उठाए और उनको न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच होनी चाहिए ऐसे मामलों में है। और दूसरा जो महिलाओं के जो हक हैं उनके लिए हम सब एक यूनियन है, उसको एकजुट होकर हम सारी महिलाएं उसके लिए लड़ती हैं। चाहे एक अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट जाए छोटी सी, जो हिंसा के मामले में, तो एक फ़ोन करने की भी जरूरत नहीं है, हम हज़ारों की संख्या में थाने में पहुंच जाती हैं। इतना मजबूत हमारा यूनियन है अभी वर्तमान में, और 16,500 हमारे यूनियन के मेंबर हैं वर्तमान में। और चाहे वो अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो घरेलू कामगार के साथ साथ में अगर और भी कोई महिला, जैसे बस्तियों में हम लोगों ने काम शुरू किया, तो बस्तियों में जो महिला घरों में काम नहीं करती लेकिन उनकी समस्या आ जाती है, घरेलू हिंसा है, कोई पति मारपीट कर रहा है, तो ऐसे केस भी हमारे पास आते हैं। उनको लेकर भी हम लोग बात करते हैं और उनको समाधान तक हम लोग पहुँचाते हैं। क्या नाम है यूनियन का आपको? राजस्थान महिला कामगार यूनियन जयपुर में काम करती है, और अभी हम लोगों ने अलवर और अजमेर में काम शुरू कर दिया है, और हम लोग अब चाह रहे हैं पूरे राजस्थान में हम लोग काम करें। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, मेरे
पैरों को ये जानने का हक रे, क्यों गाँव-गाँव चलना पड़े रे, क्यों गाँव-गाँव चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं, क्यों गाँव-गाँव चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं। हम जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। वो एक ही पल में सारे वादे भूल जाते हैं, वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं, और कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं। हम एक एक वादा उनको याद कराएंगे, हम एक एक वादा उनको याद कराएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, 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 क्यों गाँव-गाँव चलना पड़े रे, क्यों गाँव-गाँव चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं, क्यों गाँव-गाँव चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं। हम जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। वो एक ही पल में सारे वादे भूल जाते हैं, वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं, और कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं। हम एक एक वादा उनको याद कराएंगे, हम एक एक वादा उनको याद कराएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे।